मॉर्निंग, नमस्ते। हाजिर हूँ आपके सामने पाइथन का लेक्चर नंबर 5 लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दो और बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। आप लोग ज़रा अपने नोट्स चेक करिए। जो पाइथन के फीचर्स मैंने आपको लिखवाए थे, उन्हीं में से आज हम दो फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो फीचर है वो है डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम इनका एक्चुअल टेक्निकल आंसर देखेंगे कि आखिर पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्यों होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्यों होती है। द कॉमन मिस्टेक स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली दो तरीके की होती है। या तो वो स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है या फिर वो डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप एक गलती मत करिएगा। गलती से भी किसी भी इंटरव्यू में आप इन्हें स्टैटिक या डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत कहिए। आपको स्टैटिकली टाइप्ड ही कहना है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको डेटा के टाइप को डिफाइन करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। टाइप करना बेसिकली एक काइंड ऑफ डेफिनेशन ही होती है, इसलिए इसका सही नाम स्टैटिकली टाइप्ड और डायनामिकली टाइप्ड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिकली टाइप्ड आखिर क्या होता है। स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जहाँ पे इट इज़ मैंडेटरी टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा, अदरवाइज वी विल गेट ए कंपाइल टाइम एरर। यानी ऐसी लैंग्वेजेस जहाँ पर वेरिएबल बनाने से पहले आपको उसका डेटा टाइप बताना मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं बताओगे तो वो तुरंत एरर दे देगा आपको। डेटा टाइप के बारे में पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने अब तक मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पहले वो लेक्चर देखिए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को, मतलब आपके इनपुट को मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो सी और सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको पाइथन समझने के लिए सी या जावा लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जस्ट कंपैरिजन करने के लिए आपको एक हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूँ, एग्जांपल समझाने के लिए। अगर मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करूँ और वहाँ कोड में मैं सीधा लिख दूँ ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं कंपाइलर से कहूँ कि मुझे सी का आउटपुट दे दो, तो क्या वो आपको आउटपुट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आपका ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज में तुरंत गलत हो जाएगा और एक भयंकर एरर देगा। लेकिन ऐसा क्यों? सी लैंग्वेज को ये पता ही नहीं है कि जो वैल्यू मैं 10, ए में जो 10 डाली है, बी में 20 डाली है, ये आखिर वैल्यू है क्या? ये कोई होल नंबर है, ये कोई डेसिमल नंबर है, या एक कोई करेक्टर है? तो ऐसे में उन स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज के अंदर आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। आपको पहले से कंपाइलर को बताना पड़ता है कि एक इंट नाम का डेटा टाइप मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी इसमें जो वैल्यू आएगी वो एक प्रॉपर इंटीजर, एक प्रॉपर होल नंबर होगी। और वेरिएबल कौन से हैं? ए, बी और सी। यानी कोड शुरू करने से पहले आपको लिखना पड़ता है इंट ए कोमा बी कोमा सी। इसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल यानी वो बॉक्स जिसके अंदर ये वैल्यू रखी हुई है। तो जैसे ही आप ये वेरिएबल डिक्लेरेशन करोगे, तब जाकर सी लैंग्वेज को समझ में आएगा कि ए बी सी तीनों इंटीजर हैं और इनके अंदर जो भी आएगा वो एक इंटीजर वैल्यू ही होगी। तब जाकर वो इस 10 को और 20 को समझ पाएगा। द बैक एंड मैजिक मेमोरी एलोकेशन। असल में बैक एंड में क्या हो रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं अब हम। अगर आप कोड में ऊपर इंट ए बी सी नहीं लिखते तो सी लैंग्वेज आपके उस 10 और 20 को रखने के लिए रैम में कोई मेमोरी स्पेस एलोकेट करता ही नहीं। और जब आपके नंबर्स मेमोरी में स्टोर ही नहीं हुए तो वो कैलकुलेट करके आपको आउटपुट कहाँ से देगा? लेकिन जैसे ही आपने इंट ए बी सी डिक्लेयर किया, सी लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिकली इन तीनों के लिए एक मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गया। एक के नाम से एक मेमोरी स्पेस बन गया, बी के नाम से दूसरा मेमोरी स्पेस बन गया और सी के नाम से तीसरा स्पेस बन गया। और सी कंपाइलर ने उसे इन बॉक्सेस को लेबल दे दिया कि इन जो बॉक्सेस के अंदर जो वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर ही होगी, क्योंकि प्रोग्रामर ने हमें पहले ही ये डेटा
पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, पहले ही बता दिया है हमें। अब बात करेंगे व्हाट इफ सी इज मिसिंग द सिकनेस टेस्ट। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने लिखा ए इज इक्वल टू 10, सी लैंग्वेज में उस ए वाले मेमोरी स्पेस के अंदर 10 को सेफली स्टोर कर दिया। जैसे ही आपने लिखा बी इज इक्वल टू 20, तो उसने 20 को बी वाले स्पेस में रख दिया। और जब आपने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसने देखा कि ए में 10 है, बी में 20 है, दोनों इंटीजर है, तो रिजल्ट आ गया आपका 30। 30 को उसने सी वाले बॉक्स में स्टोर कर दिया। लेकिन इसकी स्ट्रिक्टनेस देखिए, अगर आपने डिक्लेरेशन में सी नहीं लिखते हैं, तो ये आप सिर्फ लिखते हैं इंट ए कोमा बी और नीचे कोड में लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये क्या करेगा, आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि भाई सी के लिए मेमोरी स्पेस है ही नहीं, और 30 कहाँ से लिखेगा जब तक उसको रैम में मेमोरी स्पेस ही दिया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब तक आप उन्हें डिक्लेरेशन नहीं देंगे, तब तक आप उन्हें पहले से डेटा टाइप के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक कि ये इंट है, कि ये डबल है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, उसके आगे अपने वेरिएबल्स को ए बी और सी को डिक्लेयर नहीं करोगे, तब तक वो आपको आउटपुट नहीं दे पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुनिए, अगर आप कोड में गलती से 20/20.5 कर दें, तो भी आपको एरर दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि ऊपर डिक्लेरेशन में कोई भी इंटीजर बताया था, यानी उसकी वैल्यू में कोई पॉइंट या डेसिमल नहीं आना चाहिए था। याद रखिए, प्रोग्रामिंग में होल नंबर जिसकी पॉइंट में वैल्यू नहीं होती है, उसे इंट लिखा जाता है, और जिसमें पॉइंट की वैल्यू होती है उसे आप फ्लोट या डबल जैसे डाटा टाइप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी लैंग्वेज अभी आपको एरर देगी, क्योंकि आपने बी को इन टाइप का बताया था जिसमें पॉइंट नहीं हो सकता, पर अब वैल्यू पॉइंट वाली मतलब 20.5 डाल दी, तो यहाँ पर आपको एरर देगा ये। आसान भाषा में कहें तो सी लैंग्वेज को पहले से सब कुछ बताना पड़ता है, उसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है कि वो समझ सके कि हमारी वैल्यू किस डेटा टाइप की है। बट जब हम पाइथन की बात करेंगे, तो पाइथन डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पाइथन में आपको कुछ भी पहले से डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पाइथन इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेती है कि आपकी वैल्यू क्या है। अगर आपको पाइथन में इंट फ्लोट बताने की जरूरत नहीं होती, आपको सीधा वहाँ पे वैल्यू डाल दो, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और जैसे ही आप प्रिंट सी करेंगे, आपको तुरंत आउटपुट मिलेगा 30। यानी हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी पाइथन प्रोग्राम को कि ये इन टाइप का है। और तो और अगर आप यहाँ पॉइंट लगा दो, ए इक्वल टू 10.5, बी इक्वल टू 20.2 लिख दो, तो भी ये चुपचाप प्लस कर देगा, आपको 6 डेसिमल वैल्यू दे देगा। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये फ्लोट बन गया है। इसमें कोर लॉजिक होता है ऑटो सेंसिंग मैकेनिज्म। दैट इज वाई पाइथन इज डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पर हमारा पाइथन का सॉफ्टवेयर बैक एंड पे मतलब पीवीएम अपने आप इनपुट को देखकर सेंस कर लेता है कि ये जो इनपुट जो आया है ये हमारा इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का मतलब डेसिमल वैल्यू है, या फिर ये बूल टाइप का है। बूल मतलब बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। अगर आप यहाँ पे डी इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं, तो भी उस केस में पाइथन तुरंत बता देगा कि इसकी जो क्लास है वो बूल है, यानी बूलियन है। वैसे ये बूलियन और बाकी डेटा टाइप्स हम आगे टेल्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। अभी इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है दोस्तों, कि पाइथन में अगर आपको डेटा टाइप पहले से ही बताने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर आप ये अपने आप ही डायनामिक तरीके से इसके टाइप को असाइन कर देता है। तो फ्रेंड्स, पाइथन को पहले से बताने की जरूरत नहीं पड़ती, पाइथन अपने आप समझ जाता है, अपने आप उसको पता होता है कि ये सिर्फ एक नंबर है, या फिर आपने जो उसको वैल्यू दी है ए इक्वल टू 10, यानी ये 10 जो है ये एक इंटीजर है, उसको ये बताना नहीं पड़ेगा फ्लोट है या एक स्ट्रिंग है या फिर एक बूलियन वैल्यू है। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई पाइथन इज ए डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि आपको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने होते। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, एक तो आपका काम आसान हो गया, अब ये चीजें आपको बार बार रेक्टिफिकेशन नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि एज ए प्रोग्रामर ये सारी जरूरी नहीं होती कि आपको हमेशा ये याद रहे कि कितने सारे डाटा टाइप्स हैं। आप हर बार हर चीज़ को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। और दोस्तों, याद करिए मेरा पहला लेक्चर, वहाँ पे मैंने कहा था कि पाइथन इज़ ए वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज। जो बच्चे पहले सी या जावा पढ़ चुके हैं वो मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे
कि वहाँ कितना हेडेक होता है पहले डिक्लेयर करने में। यहाँ आप डायरेक्ट अपने वेरिएबल्स को, या मैं टेक्निकल भाषा में कहूँ अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हो। अब हम देखेंगे व्हाट इज क्लास एंड व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। इसको आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मेरी एक पाइथन की क्लास चल रही है, मैं पाइथन की क्लास ले रहा हूँ और उस क्लास में 500 बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ कि पाइथन की क्लास की आज छुट्टी है, इसका मतलब हुआ कि 500 बच्चों की छुट्टी है। अब ज़रा दिमाग लगाइए, क्या पाइथन क्लास खुद में कोई आदमी है? नहीं ना। क्लास तो खुद में कोई इंसान नहीं है, लेकिन उस क्लास के अंदर जो 500 बच्चे बैठे हैं, छुट्टी असल में उनकी हुई है। इस सिस्टम से मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे हर एक बच्चे के पास जा जाकर अलग अलग से बताने की नहीं पड़ी कि भाई तेरी छुट्टी है, आज तेरी छुट्टी है। मैंने बस एक क्लास कैटेगरी डिफाइन कर दी और उसके अंदर मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं ये 500 बच्चे, ये आखिर क्या है? ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम इस लॉजिक को कनेक्ट करते हैं डेटा टाइप के साथ, तो जब भी मैं आपसे आगे प्रोग्रामिंग में बोलूँगा कि क्लास बूल है या क्लास इंट है, तो इसका सीधा सा मतलब है होता है कि क्लास हमें वो बता रही है कि ये किस चीज़ की कैटेगरी है। ये इंटीजर नाम की क्लास का बच्चा ऑब्जेक्ट है, ये बूल नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है, या ये फ्लोट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो क्लास अपने आप में कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। क्लास बस एक सेगमेंट है, एक पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर पाइथन क्लास के बच्चे अलग रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में जो क्लासेस होती हैं उन्हें ही असल भाषा में डेटा टाइप्स कह सकते हैं। जितनी सारी क्लासेस होती हैं, इंट, फ्लोट, बूल, ये सब टाइप्स होते हैं। असल में वैल्यू कहाँ रखी होती है? क्या वैल्यू क्लास में होती है? नहीं, वैल्यू असल में रखी होती है ऑब्जेक्ट में, जैसे कि ABCD के अंदर। देखिए, जो मेमोरी स्पेस रैम में एलोकेट हुआ है वो ए को हुआ है। ए क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। और इसकी क्लास क्या है? जब मैं आपको लैब में फंक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको आउटपुट में लिख के दिखाऊंगा कि क्लास इंटी, यानी कि ये INT इंटीजर कैटेगरी का है। लेकिन आपका डेटा कहाँ है? डेटा उस ए के अंदर है, यानी ए के नाम से जो मेमोरी स्पेस बना है उस मेमोरी के बॉक्स के अंदर वो नंबर वैल्यू रखी हुई है। और जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, पाइथन में कितने भी बड़ी वैल्यू आ सकती है, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। क्लास एक कैटेगरी है और ऑब्जेक्ट उस क्लास के अंदर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मेमोरी स्पेस होता है जहां आपने अपनी वैल्यू स्टोर की हुई है। तो आज के बाद मैं जब भी आपको ऑब्जेक्ट बोलूँ तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये कोई, उसमें कोई वेरिएबल है ABC की, उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स राइट द डेफिनेशन। तो डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इन ए डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई द type of data for the variables, because the Python programming environment will automatically assign the data types depending on the value of the programmer assigns। कहने का साफ मतलब ये है, जैसे ही आप वैल्यू एंटर करोगे, पाइथन अपने आप बैकएंड एनवायरनमेंट में उसको पहचान लेगा कि ये वैल्यू इंटीजर है या डेसिमल है, या फिर ट्रू फॉल्स लिखा है, या फिर ये बूलियन टाइप का है। ये सारा टाइप असाइन करने का काम ऑटोमेटिकली पाइथन के एनवायरनमेंट में खुद ब खुद हो जाता है। दिस इज वाई पाइथन इज कॉल्ड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, क्योंकि आप सिर्फ वहाँ पे वैल्यू देते हैं और वो किस टाइप की है, उसका टाइप क्या होना चाहिए, पाइथन का स्मार्ट दिमाग अपने आप समझता है। इस वजह से क्या होता है, डायनेमिसिटी की वजह से हम प्रोग्रामर्स को एक बहुत ही बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर हम डेटा टाइप नहीं बता पा रहे तो कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना भी मिस कर दिया, तब भी हमारा प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। आप आसानी से अपना लंबा चौड़ा कोड लिख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा पाइथन प्रोग्राम के पास रहती है। तो कहने का मतलब ये है, आप पाइथन में सीधा लिखिए A=10, B=20, C=A+B और आपको तुरंत आउटपुट मिलेगा 30। आपको पहले ये बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असली जादू कब दिखेगा, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपने लेक्सन में लिखा a की वैल्यू आपने चेंज कर दी, आपने लिखा A=2.5 और b का आपने लिखा 60.7। तब आपका जब वापस C=A+B करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उन्हें प्लस करके एक डेसिमल आउटपुट दे देगा। जब हम यहाँ पे टाइप A चेक करेंगे तो आपको आउटपुट में क्या नजर आएगा? आपको लिखा आएगा वहाँ पे क्लास फ्लोट, और वहीं पुराना A=10 वाले का अगर टाइप चेक करोगे तो वहाँ पे क्लास इंट लिखा आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन, यानी वो अपने आप उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके टाइप को डायनेमिकली बदल रहा है। इसलिए जब हम
टाइप में चेक करेंगे तो वो वैल्यू के हिसाब से अपने आप को अलग हो चुका होगा। पॉइंट के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली फ्लोट हो जाएगा, होल नंबर के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली इंट हो जाएगा। अगर ट्रू फॉल्स में लिखा हो तो वो आपका बूल टाइप हो जाएगा, आउटपुट में आपको क्लास बूल नजर आएगा। तो यहाँ सारी चीज़ें अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा चुका हूँ कि जब हम उसका टाइप चेक करेंगे तो वो एग्जैक्ट वही क्लास दिखाएगा जो उसकी होनी चाहिए, जबकि हमने पाइथन को कहीं भी लिख कर नहीं बताया कि भाई ये बूल है या इंट है, ये क्या है। अच्छा दोस्तों, मुझे पता है कि कुछ जो नए लोग हैं जो पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि बूल क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, इंट क्या होता है। काफी देर से इनका जिक्र सुन रहे हैं। कोर्स दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टॉपिकों गहरी डिस्कशन करेंगे। नो नीड टू वरी। अभी मेरा मकसद आपको डेटा टाइप्स पढ़ाना नहीं है, मेरा असली मकसद है सिर्फ आपको ये समझाना कि डायनामिकली टाइप्ड का आखिर टेक्निकल मतलब क्या होता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। फ्रेंड्स, हमें पता है पाइथन इज अ ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका रियल मतलब क्या है? देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंप्यूटर जो होता है, जो ये हमारी मशीन होती है, वो सिर्फ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझती है। जैसे कि बाइनरी सिस्टम 0 और 1, ऑक्टल सिस्टम या फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम। मशीन सिर्फ इन्हीं को समझती है। तो चलिए पहले थोड़ा सा बाइनरी में कन्वर्ट सीख लेते हैं, फिर आप आसानी से समझ पाएंगे जब मैं आगे इसे लैब में दिखाऊंगा कि पाइथन बैकग्राउंड में कैसे काम करती है। अगर हम लोग नॉर्मली 10 लिखना चाहें तो हम अपनी भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? सिंपली लिखेंगे 10, 1 और 0। ये हमने समझ में आ रहा है इसलिए 10 लिखा है, लेकिन कंप्यूटर इसको ऐसे नहीं समझता। कंप्यूटर इस 10 को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। अब वो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है या ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर आपका कंप्यूटर इस 10 को बाइनरी यानी 0 और 1 फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है तो वो कैसे करेगा? बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बहुत सारे मेथड है, उनमें से एक मेथड है कि अब 10 को 2 से डिवाइड कर और जो रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से चलते जाओ। लेकिन एक और बात, आसान और टेक्निकल तरीका है पावर्स ऑफ 2। यहाँ पर हम बेस 2 की सीरीज लिखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। और ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब इनकी मैथमेटिकल वैल्यू निकालते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो ध्यान रखिएगा वो 0 ही होता है, तो वो होगा 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है कि 2 की पावर को एक बार मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? को मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 2 इंटू 2 तो रिजल्ट आया 4। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर आया। तो हमारे पास नंबर की सीरीज क्या आ गई? 8421, राइट टू लेफ्ट। अब हमें क्या क्या नंबर बनाना है? हमें बनाना है 10। तो दोस्तों रूल बहुत सिंपल है। इन नंबर्स 8421 में जिस जिस नंबर को जोड़ने ऐड करने से हमारा 10 बनेगा, उसे ठीक नीचे आप 1 लिख देना। जिस नंबर का इस्तेमाल हमने 10 बनाने के लिए नहीं किया उसके नीचे हम 0 लिख देंगे। जैसे 10 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 8 और 2, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। 8 के नीचे 1 लिखो, 4 का यूज नहीं हुआ तो 0 लिखो, 2 के नीचे 1 लिखो और 1 के नीचे 1 यूज नहीं हो रहा तो 0 लिखो। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? 1010। यानी ये जो 1010 वैल्यू आई है दोस्तों, ये असल में 10 के ही इक्वलेंट है इन बाइनरी फॉर्म। फर्क सिर्फ इतना है कि आप आसान भाषा में इसे 10 लिखते हैं और कंप्यूटर इसको 1010 के रूप में समझता है। अब 20 के एग्जाम्पल से समझते हैं। पुराने नंबर्स 8421 से नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि आप इन सबको जोड़ कर देख लो। 8421 को अगर आप टोटल करोगे तो सिर्फ 15 ही बनता है। तो मैं 15 से 20 तो नहीं बना सकता ना। तो इसीलिए मुझे 2 की पावर एक स्टेप और आगे बढ़ानी पड़ेगी, यानी 2 की पावर 4। अब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आएगा 16। तो अब हमारी सीरीज बनेगी 16 8 4 2 1। अब 20 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको 16 चाहिए होगा और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 बनेगा। 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो रूल वही चलेगा। 16 के नीचे 1 कर दो, 8 को 0 लिखो, 4 के नीचे 1 कर दो और
बाकी दोनों 2 और 1 के नीचे 0 कर दो, क्योंकि इनका इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो आपकी वैल्यू क्या बनी? 10100। यानी दोस्तों ये 20 हाई लेवल लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा? 10110। लो लेवल बाइनरी लैंग्वेज में इसको हमारी मशीन समझ सकती है। हमारी जो मशीन है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो इस तरीके से डिजाइंड है। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पर कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर क्यों है। क्योंकि पाइथन इतनी इंटेलिजेंट है कि अगर आप इसके इनपुट में सीधा एक लो लेवल एक बाइनरी वैल्यू लिख दोगे तो भी आपको ये आउटपुट हाई लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करके देगा। अगर आप पाइथन में लिखोगे ए इज इक्वल टू 0b10100, यहाँ शुरू में ओ बी लिखने का मतलब है कि आप पाइथन को बता रहे हो कि ये एक बाइनरी वैल्यू है। और जब आप इस वैल्यू का आउटपुट मांगोगे प्रिंट ए, तो पाइथन के एनवायरनमेंट तुरंत आपको समझ में आ जाएगा और कोई बाइनरी वैल्यू लिखी है, और वो आपको स्क्रीन पर आउटपुट में क्या दिखाएगा? वो आपको दिखाएगा 20। यानी कि हमने लो लैंग्वेज मशीन कोड इनपुट डाला, लेकिन पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि उसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके आउटपुट हमारी भाषा में हाई लेवल में दिखा दिया, सो दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो अब 10 के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं लिखूं ए इज इक्वल टू 0b1010, यहाँ ध्यान रखिएगा बाइनरी में लिखने के लिए आपको वैल्यू ओ बी से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ वही नंबर डाला है जो बोर्ड पे आपको समझाया था। अब चेक करते हैं कि ये सच में ह्यूमन हमें आउटपुट 10 देता है या नहीं। अगर मैं टाइप करता हूँ प्रिंट ए और एंटर करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 10। यानी मैंने आप उसको इनपुट एक लो लेवल लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में दिया, बट वो इतनी स्मार्ट है कि मुझे रिटर्न में एक आसान ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रिप्लाई दिया। एंड दैट इज द एग्जैक्टली वाई पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए दोस्तों, ये तो छोटा सा नंबर था। अब आगे एक बहुत बड़ी वैल्यू डालकर चेक करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ए इज इक्वल टू 0b1011111111। एक बार 0, बी, फिर 1, फिर 0 और उसके बाद 8 बार 1। मैं अगर एंटर करूंगा और दोबारा टाइप करूंगा प्रिंट ए तो आउटपुट आएगा 767। ये बिल्कुल वही सेम मेथड है जो अभी मैंने स्क्रीन पर बताया था। आइए ज़रा देखते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए यहाँ मैंने टोटल 10 डिजिट्स लिखे हैं, 1011111111। अगर हम इनके नीचे वाली 2 की पावर लगाते हैं राइट टू लेफ्ट, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9। तो इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी? इसका एक आसान निंजा ट्रिक है, बस वैल्यूज़ को डबल करते जाओ। और कहाँ से शुरू करना है? 1 से शुरू करना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256 और 256 का डबल 512। अब हमारी वैल्यू सीरीज क्या बन गई? 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब हमारा रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, कि जहाँ जहाँ बाइनरी में 1 लिखा है सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को हमें जोड़ना है, ऐड करना है, और जहाँ 0 लिखा है उसको छोड़ देना है। तो ज़रा हमारा बाइनरी नंबर देखिए, 1011111111। सबसे आगे 1 है तो हमें 500 बार लेना पड़ेगा ऐड 512। उसके बाद 0 है यानी 256 को छोड़ दो, इसे नहीं लेना। उसके बाद लगातार 8 बार 1 है यानी कि 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब दोस्तों आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर निकालिए और इन सबको जोड़िए। इन सब का एग्जैक्ट टोटल क्या बनेगा? 767। आपसे 1000 गुना पहले पाइथन ने इंटरनली इसे कैलकुलेट करके आपको स्क्रीन पर आउटपुट दे दिया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन। ये एक्सट्रीमली फास्ट है, इंटेलिजेंट है, और लो लेवल लैंग्वेज को प्रोसेस करके भी आपको हमेशा आउटपुट ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी टेक्निकल थ्योरी समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करिए। आपके एक लाइक से मुझे अगली वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। मुझे कमेंट सेक्शन में
लिख कर जरूर बताइएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट, क्लास, ऑब्जेक्ट या बाइनरी आपको सबसे अच्छा लगा। टेक्निकल थ्योरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगला लेक्चर आते ही आपके फ़ोन में घंटी बज जाए। मैं मिलूंगा आपसे लेक्चर नंबर 6 में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।